चलो 11th कॉमर्स, एक सेकंड, 11th कॉमर्स का आपका लेक्चर है बेटा, और ये लेक्चर आपका होने वाला है अकाउंट्स का। किसका? अकाउंट्स। सबसे पहले तो सबसे बेसिक क्वेश्चन, सबसे बेसिक, आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है? ना, पूरा नाम क्या है? पूरा नाम आपके टोटल सब्जेक्ट का नाम क्या है? बुक कीपिंग, यस, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अब इसके पहले आपने पढ़ा है ना नहीं पढ़ा वो छोड़, सब जान दो, अभी से बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग? क्या होता है बुक कीपिंग? बुक कीपिंग मतलब रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। क्या मेंटेन करना? रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। किस तरह के सर रिकॉर्ड्स मेंटेन करना? जो कि पैसों में हो। ऐसे आलतू फालतू रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन करने। जहां पे पैसा दिखा वहां पे आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने, उसको बोलते हैं बुक कीपिंग। सर एग्जांपल, जैसे कि मान लो आपने 20 रुपीज की मैगी परचेस की। ओके, अब मैं कुछ शब्द यहां पे बोलता हूं। परचेस करना मतलब खरीदना, सेल्स करना मतलब बेचना। अगर आपने 20 रुपीज की मैगी परचेस की, देखो आपका काम क्या है? रिकॉर्ड करना। अब रिकॉर्ड करो, बात खत्म। अगर आपने परचेस किया है तो 20 रुपए आपके जेब से गए हैं, ओके, 20 रुपीज चले गए। अब 20 रुपीज चले गए तो आपने लिखा 20 रुपीज चले गए, ठीक है, ये लिख दिया आपने आपके बुक में, रिकॉर्ड करना था। अब उस 20 रुपीज की वजह से क्या आया बिजनेस में? उस 20 रुपीज की वजह से सर मुझे 20 रुपीज की मैगी आई। क्या आई? मैगी आई, राइट, यही था। देखो अब हम रिकॉर्ड करने की बात कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा प्रोफेशनली आप बहुत बड़े अकाउंटेंट हो। अगर अकाउंटेंट बहुत बड़े प्रोफेशनली हो तो ऐसी एंट्री पास करोगे क्या? नहीं, प्रॉपर जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। उसके ऊपर आते हैं अपन, लेकिन अभी के लिए याद रखना कि अगर आपने 20 रुपीज आपके जेब से गए तो उस 20 रुपीज जाने के बदले कुछ ना कुछ तो आया होगा। याद रखना, जब तक आप पैसा पे कर रहे हो तो कुछ ना कुछ सर्विसेज ले रहे हो, कुछ ना कुछ गुड्स ले रहे हो, या अगर आपके पास कुछ पैसा आ रहा है तो कुछ ना कुछ आपके पास से जा भी रहा होगा। यस, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। डन, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट, अब सर इसको समझाने के लिए ये लोग कौन करते हैं? बुक कीपिंग कौन करता है? हर वो व्यक्ति करता है जो बिजनेस कर रहा है। क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है, या फिर सैलरी बेस्ड काम कर रहा है। हमारे घर पे भी हमारी मम्मी करती है ना, कुछ भी खर्चा हुआ तो बेटा लिख दे, ये कर दे, हर महीने का हिसाब लेके बैठती है, राशन कितना भरना है वो भी लिख के बैठती है। तो ये सारी चीजें जो कर रही है, क्यों कर रही है? बाद में कब महीने के एंड में पता चले कितना पैसा आया कितना पैसा गया, ये सुनो, बराबर, यही है हमारा बुक कीपिंग। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी? अकाउंटेंसी क्या बोलता है? अकाउंटेंसी बोलता है कि जो आपने रिकॉर्ड किया है ना, उसको प्रॉपर क्लासिफाइंग, समराइजिंग, सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करो। देखो ऐसे आलतू फालतू अपन तो लिख सकते थे 20 रुपए गया, मैगी आई, चल बराबर है, लेकिन अकाउंटेंसी क्या बोलता है? अकाउंटेंसी बोलता है कि प्रॉपर हमें बताओ। क्या बताओ? मैं प्रॉपर बताओ, ठीक है। सबसे पहले चलो मुझे बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट आपके इसमें है जर्नल एंट्री। क्या है? जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री अगर मुझे पढ़ाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि 3 आपको गोल्डन रूल पता होने चाहिए। 3 आपको क्या पता होने चाहिए? गोल्डन रूल। क्या है बेटा गोल्डन रूल? नहीं नहीं, गोल्डन रूल क्या है? 3, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ओके चलो, पहला है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट, और तीसरा क्या है? नॉमिनल अकाउंट। डन, यही 3 है। ओके, अब ये हो गए गोल्डन रूल। इसके अंदर क्या है? तो पर्सनल का मतलब होता है जैसे कि मैं हो गया, किसी फर्म का नाम हो गया, बैंक्स हो गई, जहां पे भी नाम आ रहा है वो क्या बन जाता है बेटा? पर्सनल बन जाता है। जैसे कि मुझे तो HDFC बैंक है। कौन सी बैंक है बेटा? HDFC। अब HDFC बैंक जो है, क्या वो एक बैंक है? उनका काम क्या है? पैसा लेना, लोगों को लोन्स देना, इन्वेस्टमेंट्स लेना, ये सारी चीजें करती है, बराबर। अब मुझे बताओ, पर्सनल है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? डेबिट द रिसीवर। क्या लिखेंगे? डेबिट द रिसीवर, और क्रेडिट द, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, ये आपका जब तक कॉमर्स चलता रहेगा, जब तक आप कॉमर्स के फील्ड में हो, जब तक आप अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में हो, तो ये आपके पीछा नहीं छोड़ने वाला कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर।
सबसे इंपॉर्टेंट। आगे रियल अकाउंट की बात कर रहा है। अब रियल अकाउंट क्या होता है सर? रियल अकाउंट का सबसे मीनिंग मतलब क्या है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, राइट? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल क्या बोलता है? नॉमिनल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो लिख देते हैं चलो तुरंत, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। फिर आगे बोला है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इनकम्स एंड गेन्स। यहां पे हमारे सामने दो तीन क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि पर्सनल का तो हो गया, नाम के बारे में बताया मैंने, जैसे कि मैं खुद हो गया, मैं पर्सनल अकाउंट हूं, क्लास का नाम हो गया पर्सनल अकाउंट है, बराबर। अब कोई बैंक है वो पर्सनल अकाउंट है, कोई कंपनी है वो पर्सनल अकाउंट है। अब बात करते हैं रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट का मतलब होता है कोई भी अपनी फिक्स असेट पकड़ लो, फिक्स असेट पकड़ लो, या फिर ऐसी कोई चीज जो बिजनेस में आने की वजह से कुछ फायदा हो गया, जैसे कि फर्नीचर, फर्नीचर हो गया, कैश हो गया, मशीनरी हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, बराबर, गुडविल हो गए, गुडविल, ये सारी चीजें क्या है? रियल अकाउंट। कौन सी चीज है ये? रियल अकाउंट। अब जैसे कि ये बेंचेस आपके सामने है, बराबर, अब इसको लॉजिक समझते हैं। बेंचेस का मैंने 5 लाख रुपीस पे किया, क्या पे किया है? 5 लाख रुपीस। अब ये जो 5 लाख है वो भी रियल अकाउंट है, कैश 5 लाख रियल अकाउंट है, बेंचेस खरीदा वो भी तो रियल अकाउंट है। सर यहां पे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, आप एक रियल अकाउंट देके दूसरा रियल अकाउंट खरीद रहे हो, बराबर। मैंने कैश दिया, बेंच खरीदा, तो फर्नीचर में आता है बेंच, और फर्नीचर क्या है? रियल अकाउंट, कैश भी क्या है? रियल अकाउंट। तो सर आप एक रियल अकाउंट देके एक रियल अकाउंट खरीद लो, ऐसा क्यों? अब मुझे बताओ बेटा, आपके जेब से क्या गया? कैश। तो हमें ये तो पता है रियल अकाउंट है, और कैश क्या है? गोज आउट हो रहा है, जा रहा है, तो मुझे यहाँ पे कैश क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। अब व्हाट कम्स इन, डेबिट करो जो आ रहा है, क्या आ रहा है? फर्नीचर, मैंने यहाँ पे लिखा फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर यहाँ पे ऐसा क्रेडिट लिखना है क्या? तो नहीं, ऐसे हमें यहाँ पे क्रेडिट नहीं लिखते, हम यहाँ पे जर्नल एंट्री में बोलते हैं कि हम यहाँ पे लिखेंगे 2, इसका मतलब ये क्रेडिट। तो क्या हुआ है? फर्नीचर आया है इसलिए डेबिट किया है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन। और क्या गया है? कैश गया है, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट किया है। तो इसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। क्या बोलते हैं बेटा इसको? जर्नल एंट्री। हम क्या बोलते हैं इसको बेटा? जर्नल एंट्री। कि रियल अकाउंट का समझ में आ गया बेसिक, कि हर वो चीज जो बिजनेस में फिक्स है, जो खुद की है, जिससे बिजनेस को फायदा हो, वो रियल, बराबर। ऐसी चीज हमें रियल मानते हैं। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट को कैश समझ में आ गया, हमने जो लिखा है उसको देखा भी है किस तरह से होता है। अब आगे बात करते हैं क्या होता है नॉमिनल अकाउंट। देखो बेटा, नॉमिनल का मतलब होता है एक्चुअल में जो बिजनेस कर रहा है, खर्चा करता है, कुछ पैसा मिलता है, उसके ऊपर भी खर्चा होता है, ये सारी चीजें होती है बेटा नॉमिनल अकाउंट की। जैसे कि मुझे सैलरी देनी है, किसको? किसी भी पर्सन को जो मेरे पास जॉब करता है, उसको अगर मैं सैलरी दे रहा हूं तो मेरे लिए तो खर्चा है, मैं बिजनेस मान लेना, मेरे लिए एक्सपेंस है, तो मैं सैलरी दे रहा हूं। अब सैलरी किसके फॉर्म में दूं? कैश के फॉर्म में देना पड़ेगा, है ना। अब कैश के फॉर्म में सैलरी दे रहा हूं और सैलरी हो रही है। अब समझते हैं, मुझे बताओ, सैलरी जा रही है, डन, सैलरी दी, एक्चुअल में मैं सैलरी दे रहा हूं या पैसा दे रहा हूं? पैसा दे रहा हूं। सैलरी तो कभी देखी है किसी ने? हम बोलते हैं मुझे इतनी सैलरी, अरे सैलरी क्या होता है? पैसा तो जितना कमाता है, सैलरी तो नाम है, तो जो पैसा कमाया किस बेसिस पे कमा? सैलरी है वो। तो सैलरी एक्चुअल में कभी दिखती है कैसे? बॉटल है तो सैलरी है क्या ऐसी कोई? नहीं। यहां तक समझ में आ गया? ओके, लॉजिक के साथ जाते हैं। अब मुझे बताओ, सैलरी जाने की वजह से मेरे बिजनेस में मुझे इनकम आ रही है या एक्सपेंस हो रहा है? अबे सैलरी दे रहा हूं ना मैं। नहीं नहीं नहीं, अभी के लिए इतना समझ, अभी मैं क्या बताया, सैलरी और कैश की बात कर रहे हैं। तो सैलरी गई ना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू खर्चा है मेरे लिए, तो सैलरी मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है, इनकम एक्सपेंस है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है? हर वो चीज को डेबिट करो जो एक्सपेंस है। तो यहाँ पे मेरे लिए सैलरी का एक्सपेंस है, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट। ओके, अब इसके वजह से मेरे जेब से गया क्या? पैसा। और लेकिन कैश है, कैश लेकिन नॉमिनल अकाउंट नहीं है। कैश कौन सा अकाउंट है? कैश रियल अकाउंट,
कैश कौन सा है बेटा? रियल अकाउंट है। अगर कैश रियल अकाउंट है तो मेरी जेब से क्या जाना चाहिए? पैसा जाना चाहिए, कैश गया बराबर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? टू कैश अकाउंट। क्या लिखा मैंने? टू कैश अकाउंट, क्योंकि पैसा गया, राइट। अब मुझे ये समझ में आ गया सर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, मुझे ये भी समझ में आ गया सर सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब लॉजिक के साथ जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आएगा? वेजेस आ सकता है। अब सर वेजेस का मतलब क्या होता है? डेली बेसिस पर पेमेंट। हाँ, डेली बेसिस, वीकली बेसिस पर जो पेमेंट करते हैं ना उसको बोलते हैं वेजेस। सैलरी किसको बोलते हैं? जो मंथली बेसिस पे हम पैसा प्रोवाइड करते हैं उसको सैलरी बोलते हैं, राइट। वेरी गुड। अब कुछ चीजें हम नोटिस करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपनिंग स्टॉक? यस, ओपनिंग स्टॉक क्या होता है बताओ? ओपनिंग स्टॉक क्या होता है मुझे बताओ। सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा साल कितने महीने का होता है? 12 महीने का होता है। 12 महीने का सर साल होता है। अब हम जो कैलेंडर फॉलो करते हैं वो कौन सा होता है? जनवरी टू दिसंबर, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक 12 महीने हो गए, डन। लेकिन अकाउंट्स में हमारे लिए फाइनेंशियल ईयर जो होता है ना, क्या बोलते हैं इसको? फाइनेंशियल ईयर। वो होता है 1 अप्रैल को चालू। 1 अप्रैल को चालू होता है, खत्म होता है अगले साल के 31 मार्च, बराबर। 1 अप्रैल को चालू होगा, 31 मार्च को खत्म होगा। अब बात कर रहे थे हम ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, ठीक है। अगर मुझे बताओ मेरा कोई बिजनेस है, न्यू एक बिजनेस चालू किया मैंने। अब न्यू बिजनेस चालू किया मैंने, तो उस बिजनेस में मेरे पास फिलहाल के लिए कुछ नहीं है, खाली बैठा हुआ है, एक नया बिजनेस चालू करना है। अब मुझे क्लासेस के बारे में चालू करना है, मुझे क्लासेस ओपन करना है। अब सबसे पहले अगर मेरा नया बिजनेस है तो ना ही मेरे पास बेंचेस है, कोई कोई सिस्टम नहीं है, कुछ लेना पड़ेगा मुझे। ओके, तो लेने के लिए सबसे पहले फंडिंग लेनी पड़ेगी। फंडिंग कौन देगा? देखो हमेशा याद रखना, ओनर एंड बिजनेस ये दोनों अलग अलग है। दोनों क्या है बेटा? अलग अलग है, सेपरेट है, राइट। ओनर भी अलग है, बिजनेस भी अलग है। अब मिस्टर ए ओनर है, मिस्टर ए कौन है? ओनर है। मिस्टर बी कौन है? बिजनेस है। ओके डन। मुझे बताओ क्लासेस किसको चालू करना है, ओनर को या बिजनेस को? ओनर को चालू करना है। अब ओनर खुद तो नहीं, खुद तो ऐसा बैठ नहीं सकता कहीं पे, तो ओनर ने क्या किया? एक बिजनेस ओपन कर दिया, बराबर। बिजनेस का नाम दे दिया मिस्टर बी। क्या नाम दे दिया बिजनेस का? मिस्टर बी। अब मुझे बताओ मिस्टर बी किसके ऊपर डिपेंड है? मिस्टर ए के। मिस्टर ए के ऊपर डिपेंड है, और मिस्टर ए कौन है? ओनर है। मिस्टर बी अगर मिस्टर ए के ऊपर डिपेंड है तो मुझे बताओ स्टार्टिंग का जितना भी खर्चा है क्या मिस्टर ए को करना चाहिए ना? जैसे कि हमारे पेरेंट्स जब हम स्कूल जाते थे तो सारा खर्चा वही करते थे, बराबर। सब कुछ हम किस पे डिपेंड है? स्टूडेंट्स या फिर जो बच्चे हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं? पेरेंट्स के ऊपर। तो उसी तरह बिजनेस किसके ऊपर डिपेंड है? ओनर के ऊपर। तो मुझे बताओ ओनर स्टार्टिंग में क्या क्या देगा? ओनर ने सोचा क्लास चालू करना है तो सबसे पहले क्या फर्नीचर लगेगा? हाँ लगेगा। क्या कुछ कैश लगेगी? हाँ लगेगी, बराबर। कुछ मशीनरीज लगेगी? हाँ बिल्कुल लगेगी। यस और नो? क्या जो जगह देखेंगे उसका रेंट आएगा? हाँ आएगा। जो हम किसी को काम पे रखेंगे उसको सैलरी देनी पड़ेगी? हाँ। तो ये सारे जो स्टार्टिंग के खर्चे, मान लो 1 अप्रैल का दिन है आज, तो ये स्टार्टिंग के जितने भी खर्चे ये कौन देगा? ओनर देगा, बराबर। तो याद रखना जब जब बिजनेस के लिए कोई भी पैसा ओनर देता है तो उसको बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं उसको? कैपिटल। जब जब हमारे क्वेश्चन में कैपिटल आएगा तो कैपिटल का एक ही मतलब होता है कि ओनर ने पैसा दिया है बिजनेस को। अब सबसे इंपॉर्टेंट, सर क्या ओनर बिजनेस के स्टार्टिंग में ही क्या पैसा देगा? बीच में कभी दे नहीं सकता? दे सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एडिशनल कैपिटल। अगर किसी बीच में अगर पैसा आ गया तो उसको क्या बोलते हैं? एडिशनल कैपिटल। तो आई होप आपको कैपिटल समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है। ये भले ही ये सारी चीजें बिजनेस में आई है लेकिन ये सारी चीजें एज अ कैपिटल आई है अपने पास, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ बिजनेस के पास अब सारी चीजें, अब ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। बिजनेस को जो जो करना था
वो अब उसके पास आ चुका है, बेंचेस आ चुके हैं, सारी चीजें आ चुकी है, अब वो बिजनेस कर सकता है, राइट। अब मुझे बताओ, एक साल हो गया, 1 अप्रैल 2024 को बिजनेस चालू हुआ है, ये खत्म हो गया 31 मार्च को 2025 को, राइट। इस दिन बिजनेस खत्म हो गया, खत्म हो गया मतलब अपना फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया। अब मुझे बताओ, क्या इस वक्त बिजनेस के पास ये फर्नीचर होगी? हाँ। क्या ये मशीनरी होगी? क्या वो जिस जगह पे रह रहा है उसका रेंट तो आएगा? क्या जहां पे सैलरी भी देनी पड़ेगी? तो ये सारी चीजें होगी। तो क्या जब मैं नया साल चालू करूं, नया साल क्या मेरा 1 अप्रैल 2020 1 अप्रैल 2025 को ही चालू होगा, एक दिन बाद नया साल, फाइनेंशियल ईयर, यस और नो? जब एक दिन बाद चालू हो रहा है, तो ये जो भी मेरे पास पिछले बार स्टॉक पड़ा था मेरे पास, वो क्या फेंक दूं मैं, नया खरीदूं? नहीं ना, वो मेरे पास रहेगा ना। इसका मतलब ये है मेरे लिए ओपनिंग स्टॉक। किसी भी बिजनेस के लिए ओपनिंग स्टॉक बहुत जरूरी होता है। अब ये जो बेंचेस यहाँ पे है मेरे पास, ऑलरेडी मैंने खरीद लिए थे, पिछले कल ही 31 मार्च कल था, तो आज मेरे पास होनी चाहिए, ये सुनो, इसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। क्या मैं ऐसा बोलूं, जो चीज 31 मार्च को मेरे पास थी वो मेरे लिए क्लोजिंग स्टॉक थी, आया ना? और वही चीज आज मेरे लिए क्या बन गई, राइट। ओपनिंग स्टॉक का मतलब समझ में आ गया? पिछले साल की क्लोजिंग इस साल की ओपनिंग बन गई, पिछले साल की क्लोजिंग इस साल की क्या बन गई बेटा, ओपनिंग बन गई। तो आज हमने क्या क्या देखा अभी तक के लिए जान लेते हैं। कैपिटल समझ में आया, ओपनिंग स्टॉक समझ में आ गया, क्लोजिंग स्टॉक समझ में आ गया, बराबर। हमने देखा बुक कीपिंग क्यों करते हैं, अकाउंटेंसी क्यों करते हैं। जर्नल एंट्रीज के 3 रूल होते हैं, कौन कौन से? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। रियल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहां तक समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग? आउटस्टैंडिंग का हमारे अकाउंटिंग में मीनिंग क्या होता है? अकाउंटिंग में आउटस्टैंडिंग का पेंडिंग मनी, वेरी गुड, पेंडिंग मनी बाकी है। कौन सा मनी बाकी बेटा, पेंडिंग मनी। जैसे कि समझते, मान लो ये एक लेबर है, ये क्या है बेटा, एक लेबर है। ये लेबर बिजनेस में काम करता है, डेली बिजनेस में जो भी कुछ छोटा मोटा काम होता है ये लेबर आके सॉल्व कर देता है। अब लेबर को क्या करते हैं, डेली बेसिस पे पेमेंट करते हैं। डेली बेसिस पे हम क्या करते हैं बेटा, पेमेंट करते हैं। हुआ ऐसा कि पहले दिन पेमेंट किया, मान लो 100 रुपए, दूसरे दिन भी पेमेंट किया 100 रुपए, तीसरे दिन भी पेमेंट किया 100 रुपए, चौथे दिन कितना किया, 100। कुल मिला के बिजनेस ने खर्चा कितना किया, 400। वेरी गुड। जिसको मैं एक्सपेंस की जगह, देखा जाए तो एक्सपेंस है लेकिन हम इसको एक्सपेंस नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे कि वेजेस कितना दिया बिजनेस ने, 400। अब 5वें दिन का 100 रुपया और 6th दिन का 100 रुपया देना बाकी है। आज 7 डे, मतलब आज का मुझे कितना देना है, 100 प्लस पिछले 2 दिन का कितना बाकी है, 200, बराबर। तो कुल मिला के आज मुझे कितना देना है, 300 देना है। लेकिन आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ओनली ऑन पेंडिंग अमाउंट। आज का छोड़ दो, पिछले का कुछ बाकी है क्या वो बात करता है। तो आज का 100 रुपया है, उसको छोड़ दो, पिछले का कितना बाकी है, तो ये हो गया आउटस्टैंडिंग। तो हमेशा याद रखना, हम आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं। कितना ऐड करूं, 200। तो कुल मिला के 6 दिन का मेरा वेजेस कितना गया, याद आ गया आउटस्टैंडिंग को क्यों ऐड करते हैं, समझ में आ गया, लॉजिक समझ में आ गया कि सर वो बाकी था ना, उसको भी पे कर दो। अगर वो बाकी नहीं होता तो अलग बात है, लेकिन बाकी था इसलिए आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, चलो आउटस्टैंडिंग का मतलब समझ में आ गया। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीपेड? प्रीपेड, गिवन इन एडवांस। हमने एडवांस में जो पेमेंट किया उसकी बात करते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास फिर से एक यहाँ पे मैनेजर काम करता है। कौन काम करता है मेरे यहाँ पे, एक मैनेजर काम करता है। उसको हर महीने मुझे सैलरी देनी होती है। तो जनवरी की सैलरी दी मैंने, फेब की सैलरी दी, मार्च की भी दी।
अब अप्रैल आ रहा है, हाँ या ना? अब अप्रैल की सैलरी देनी बाकी है उसको, मैंने जैन की पे कर दी, मई की पे कर दी, फिर अप्रैल में मैंने सोचा मैं आज उसको 10,000 दे देता हूं, लेकिन अगले महीने वापस ये आ जाएगा, मेरा ऐसा कैलकुलेट है कि अगले महीने वापस आ जाएगा, तो एक काम कर देता हूं ना, अप्रैल में मैं इसको 20,000 दे देता हूं ताकि वो मई में ना आए मेरे पास। कर सकता हूं मैं ऐसा? यस, बिजनेस कर सकती हूँ उसके मन पे। तो अगर मैं 20,000 दे रहा हूं तो अब मुझे बताओ बिजनेस में कितनी सैलरी पे की आपने? मान लो अप्रैल के महीने में 20,000 की पे कर दी, प्रीपेड है, मैंने पहले ही पे कर दिया, लेकिन याद रखना हमारे अकाउंट में हमें आगे का ना पीछे का, हमें चाहिए बस करंट ईयर का। किसका चाहिए? करंट ईयर की बात करेंगे हम। तो करंट ईयर में मुझे बताओ क्या इस 20,000 में ऑलरेडी 10,000 अगले महीने का है? इस 20,000 में 10,000 अगले महीने का है, हाँ, तो मैं क्यों रखू इसमें, निकाल देना चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूंगा? माइनस प्रीपेड। तो याद रखना आउटस्टैंडिंग ऐड किया था, प्रीपेड क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। तो मैं 10,000 माइनस करके लिखूंगा कि ये 10,000 आया ना? डन, बराबर। तो प्रीपेड भी समझ में आ गया, आउटस्टैंडिंग भी समझ में आ गया, सैलरी भी समझ में आ गया, वेजेस भी समझ में आ गया, यहां तक कोई डाउट ना? चलो, ओपनिंग स्टॉक भी समझ में आ गया, क्लोजिंग स्टॉक भी समझ में आ गया। अब बहुत बार अभी कुछ ऐसी चीजें होती है हमारे साथ जैसे कि एडवर्टाइजमेंट है। क्या है? एडवर्टाइजमेंट। क्या बेटा? एडवर्टाइजमेंट है। अब बिजनेस के एडवर्टाइजमेंट करता है, हाँ करना ही पड़ेगा सर, बिजनेस है, ऐसे कैसे चलेगा? एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। मान लो 4,500 का खर्चा हुआ, कितने का खर्चा हुआ है? 4,500 का। अब लेकिन ऐसा बोला है क्वेश्चन ने हमें कि ये बस 9 महीनों का है। कितने महीने का है? 9 मंथ्स का। मैंने अभी क्या बोला? पिछला हो अगला हमें उसका फर्क नहीं है, हमें चाहिए करंट ईयर। क्या चाहिए? और करंट ईयर कितने महीने का होता है? मतलब साल कितने महीने का होता है? 12। साल कितने महीने का होता है? 12। हमें कितने महीने चाहिए? 12। कितने महीने का हो गया पेमेंट? कितने महीने का बाकी है देना? 3 महीने का बाकी है ना। देखो मैंने बोला बाकी है देना, इसका मतलब पेंडिंग है, पेंडिंग मतलब आउटस्टैंडिंग है। तो मुझे बताओ अगर 4,500 9 महीनों का हो सकता है तो मुझे 1 महीने का निकालना है, तो कैसे निकालू? डिवाइड कर दू। क्या समझ में आएगा मुझे? 500 समझ में आएगा कि 1 महीने का 500 रुपया खर्चा आता है मुझे। अब 3 महीने का मैंने यहाँ पे पैसा नहीं लिखा है तो कॉमन सेंस है, अगर 4,500 9 महीने का तो 1 महीने का 500, 3 महीने का 1,500, 500 मल्टीप्लाई बाय 3। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? प्लस आउटस्टैंडिंग। क्या लिखा मैंने? प्लस आउटस्टैंडिंग 1,500, जो कि कितना बन जाएगा मेरा? 6,000। 12 महीने का बन गया। आ गया समझ में किस तरह से करना है? ये सुनो आगे। अब जर्नल एंट्री तक तो सही था। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उसके ऊपर जर्नल एंट्री बना के देखो, ठीक है? रमेश परचेस रमेश परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम महेश ₹10,000। ध्यान से समझते क्या हुआ। सबसे पहले सर यहां पे मुझे कुछ दिख रहा है। सबसे पहले तो रमेश और महेश ये दोनों पर्सनल अकाउंट है, हाँ या ना? पहले से सर मुझे ये दिखा। सर मुझे और दिख रहा है कि जो परचेज किया है ये है नॉमिनल अकाउंट। ये क्या है? नॉमिनल अकाउंट। और सर यहां पे आपने 10,000 लिखा है, और 10,000 क्या है सर? कैश है। और कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। कैश कौन सा है? रियल अकाउंट। अब सर इसमें से क्या लूं मैं? क्वेश्चन को समझते फिर देखते हैं। सबसे पहले क्या बताया? रमेश ने क्या किया है? परचेस। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए परचेस, ना ही रमेश है ना ही महेश। रमेश ने परचेस किया। क्या परचेस किया? कुछ लिखा नहीं है, बस गुड्स बोला है।
इसका मतलब परचेस हुआ है। किस पे परचेस किया? क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब उधार पे, उधारी पे परचेस किया। इन शॉर्ट में बोलूं, दो चीजें मैं हम परचेस कर सकता हूं, एक पैसा देके या फिर उधार लेके। तो यहां पे उधार लिया, ये तो मैं मान लूं। तो सबसे पहले उधार किससे लिया? महेश से। किससे लिया है? महेश। इसकी हमें बनानी है जर्नल एंट्री। क्या बनानी है? जर्नल एंट्री। अब देखते हैं, मुझे बताओ मैंने क्या परचेज किया है, हाँ या ना? परचेज किया मैंने, मुझे बताओ हमारे जर्नल एंट्री में ये जो परचेज किया मैंने, इसके वजह से मुझे इनकम हुई या एक्सपेंस हुआ? परचेज करने की वजह से मुझे इनकम हुई या एक्सपेंस? तुझे अगर मैंने 10,000 रुपए दिए, मैंने बोला जा कुछ खरीद के लेके आ, हाँ, एक मुझे मुझे एक मोबाइल चाहिए, खरीद के लेके आ, तेरी जेब से क्या गया? खर्चा हुआ ना। तो यहाँ पे इनकम कैसे? अरे बेटा वो आना छोड़ दे, अपन ने क्या बोला अभी तुझे कि जो भी जर्नल एंट्री बोल रही है उसके हिसाब से जाते हैं ना। तो अभी क्या हुआ है? परचेस। परचेस करने से बिजनेस को क्या होता है? खर्चा ही होता है ना। आज तक तूने सोचा मैंने कुछ खरीदा मुझे फायदा हुआ? फायदा तो कब होगा जब वो चीज मैं इस्तेमाल करूं, मेरे पास साल भर रहेगी, उसको मैं यूज करूं, तब जाके फायदा होगा। आज की बात करते हैं, मैंने आज खरीदा है कुछ, तो मुझे तो खर्चा हुआ ना, बराबर। तो इसकी बात करते हैं ना, तो मुझे खर्चा हुआ, और खर्चे को क्या बोला है, क्या करना है खर्चे को? डेबिट। खर्चे को डेबिट करो। तो परचेस हुआ है, हाँ या ना? कुछ नाम नहीं लिखा था, बस गुड्स बोला है, तो मैंने लिखा परचेस अकाउंट डेबिट, हाँ या? परचेस अकाउंट डेबिट कितना? 10,000। परचेस अकाउंट डेबिट 10,000। लेकिन यहां पे क्वेश्चन रेज होता है, क्या सर? अब मुझे बताओ, मैंने खरीदा तो है, मुझे खर्चा हुआ है, लेकिन आज मेरे जेब से पैसा ही नहीं गया, तो आज मेरे जेब से पैसा गया ही नहीं, तो क्या मैं यहां पे ऐसा नहीं लिख सकता टू कैश? अगर मैंने यहां पे टू कैश लिख दिया, इसका मतलब मेरी जेब से पैसा गया, लेकिन पैसा गया है क्या? यहाँ पे नहीं, पैसा नहीं गया, भले उधारी पे करके मैंने पैसा दिया है कि अभी तक ना, तो मैं क्या लिखूं? तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आते हैं। मुझे बताओ, रमेश तो हम खुद है, रमेश ने तो परचेस किया। महेश, क्या महेश को आज नहीं तो कल पैसा देना पड़ेगा 10,000, बराबर? तो याद रखना, जब भी जिसको पैसा देना होता है वो बन जाता है सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्या बन जाता है? सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब जैसे कि महेश रमेश के लिए कौन है? सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब थोड़ा दिमाग लगा, महेश के पॉइंट ऑफ व्यू सोच, तू महेश है, मैं रमेश हूं, तो तेरे पॉइंट ऑफ व्यू सोच, तुझे पैसा आने वाला है किससे? रमेश से। अगर मैं तुझे पैसा देने वाला हूं, तो यहाँ पे तेरे लिए, हाँ बस तेरे लिए, रमेश कौन बन गया? सन्ड्री डेटर्स, हाँ या ना? तो मुझे तो यहां पे लिखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स, महेश मेरे लिए कौन है? आज नहीं तो मुझे कल पैसा देना पड़ेगा, किसको? महेश को। तो मैं यहां पे लिखूंगा टू महेश अकाउंट। क्या लिखा मैंने? टू महेश अकाउंट। आप जब भी आपके बॉस को या फिर किसी को भी ये जर्नल एंट्री दिखाओगे ना, अगर उसको अकाउंट का नॉलेज है, वो क्या बोलेगा पता है? परचेस अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट का मतलब है आपने परचेस किया, पैसा देना बाकी है महेश। ये होता है अकाउंटेंसी। आपने इसके पहले क्या किया? रिकॉर्ड किया, बुक कीपिंग किया आपने। अब इसको पढ़ के मैं समझ सकता हूं, हाँ ये मेरे लिए क्या है, कि ये अब मेरे लिए अकाउंटेंसी। जैसे कि आपने ये जो लाइन लिखी है ना, यहां से लेके यहां तक, ये है बुक कीपिंग, इसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग। आपने ये रिकॉर्ड किया है कि ऐसा ऐसा आपके बिजनेस में हुआ है, लेकिन एक्चुअल में इसको पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया। अब यहाँ पे एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं नरेशन, और नरेशन हमेशा चालू होता है बिंग से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बिंग गुड्स परचेज फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। यस, ये इंपॉर्टेंट है, ऑन क्रेडिट। अब जाके मेरा ये पूरा का पूरा जर्नल एंट्री खत्म। अब एक काम करते हैं, महेश के पॉइंट ऑफ व्यू बना लेते हैं यहाँ पे। मुझे तो महेश ने क्या किया? ओके चलो डन, वेरी गुड, महेश ने सेल किया। अब मुझे बताओ, कभी भी जब बिजनेस से कोई सेल होता है, उससे खर्चा होता है, इनकम आती है?
वेरी गुड, अब समझ में आ गया तुझे। इनकम आती है तो इनकम को क्या करना है, क्या करना है, इनकम को क्रेडिट। तो मैं अब इनकम को क्रेडिट कर देते हैं। इनकम क्यों आ रही है, सेल्स की वजह से, तो मैंने यहां पे लिखा टू सेल्स अकाउंट 10,000 टू सेल्स अकाउंट। लेकिन वापस क्वेश्चन तैयार होता है, अगर पैसा आया तो मैं लिखता यहां पे कैश अकाउंट, क्योंकि पैसा आया। लेकिन पैसा आया है क्या, पैसा आया है क्या ना, पैसा आने वाला है। किससे आने वाला है, रमेश से। आज नहीं तो अगर रमेश मुझे पैसा देगा तो मैं यहां पे लिखूंगा रमेश अकाउंट डेबिट कितना 10,000, और यहाँ पे जर्नल एंट्री लिखूंगा बीइंग गुड्स सोल्ड फ्रॉम बीइंग गुड्स सोल्ड टू रमेश ऑन क्रेडिट। आ गया समझ में, इस तरह से जर्नल एंट्री पास कर। सोचना कि क्या हुआ है बिजनेस में। अगर मैं एक कार भी परचेस करता हूं, तो परचेस की ना मैंने कार, तो परचेस करना मेरे लिए क्या है, खर्चा, तो मेरे लिए खर्चा होगा। अब मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक बोला है कि परचेस कार की है, तो मैं अब परचेस नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे कार, कार अकाउंट डेबिट है ना। अब मैंने उसको पैसा दे के खरीदा है, तो मैं यहाँ पे उसका नाम नहीं लिखूंगा जिससे आया है मुझे, मैं यहाँ पे लिखूंगा मेरे जेब से पैसा गया, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसी को बोलते हैं जर्नल। सेंट्री क्रेडिटर समझ में आ गया, जिसको पैसा देना है, सेंट्री क्रेडिटर जिससे पैसा आने वाला है। तो एक चीज बस याद रखना, जब हम अकाउंटिंग करें या अकाउंट्स करें तो हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, बोल, बिजनेस के या ओनर के। वेरी गुड, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो। ओनर कौन है मुझे नहीं फर्क पड़ता, मेरा बिजनेस क्या कर रहा है। मैं खुद एक बिजनेस, मैंने क्या किया, मेरे बिजनेस ने परचेस किया तो मुझे परचेस की एंट्री बनानी है। मेरे बिजनेस ने उधारी पे परचेस किया, मुझे उधारी की एंट्री बनानी पड़ेगी। मेरे बिजनेस को अगर किसी से पैसा आने वाला है तो वो आदमी मेरे लिए सन्ड्री डेटर्स बन गया। मैं यहाँ पे नाम नहीं लिखता बेटूंगा, किसी भी बिजनेस में बहुत सारे सन्ड्री डेटर्स होते हैं। अब मुझे बता, हर एक का नाम नाम लिखते जाए तो पूरी बुक खत्म हो जाएगी। तो नाम ना लिखू, मैं डायरेक्टली सन्ड्री डेटर्स लिख दूं। जैसे कि मान ले मुझे काजल से 1,000 रुपए आने वाले, मुझे विवेक से 20,000 रुपए आने वाले, मुझे स्वामिनी से 7,000 रुपीज आने वाले। अब इन तीनों का नाम लिखने से अच्छा है मैं इन तीनों की जगह ये नाम लिख दूं, सन्ड्री डेटर्स। क्या नाम लिख दूं, सन्ड्री डेटर्स। 20 + 1 21 + 7 28, तो मैं ऐसा लिख दूं सन्ड्री डेटर्स 28 है मेरे बिजनेस में। क्यों इन सबका नाम लिखते बैठो, डायरेक्टली लिख देता हूं 28,000। कल जाके मान लो मुझे काजल ने पैसा नहीं दिया, काजल के पास पैसा नहीं है देने के लिए, अगर मुझे काजल पैसा नहीं देती है तो मैं उसको बोलता हूं कि वो मेरे लिए बैड डेट्स बन गई। क्या बन गई, बैड डेट्स। तो बैड डेट्स का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई सन्ड्री डेटर है जिससे पैसा आने वाला था जो कि नहीं आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, बैड डेट्स। अब मैं लिखूंगा, देखो कितना आने वाला था 28,000, काजल के पास कितना पैसा है 1,000, तो 1,000 नहीं आने वाला, तो क्या कॉमन सेंस है ना, मैं 1,000 माइनस कर दूं। तो मैंने माइनस करके कितना लिखा, 27। बैड डेज का मतलब होता है कंफर्म पैसा नहीं आएगा। काजल आई, उसने बोला सर कंफर्म पैसा नहीं देगा, लेकिन मुझे डाउट है जो ये स्वामिनी है ना, स्वामिनी, ये मुझे 7,000 रुपीज नहीं देने वाली, मुझे डाउट है। उसने आके बोला नहीं है कि सर नहीं दूंगी, मैंने सोचा है, ऐसा डाउट लग रहा है कि वो पैसा नहीं देगी। उसको हम बोलते हैं RDD। क्या बोलते हैं, RDD, रिजर्व डाउटफुल डेट्स। क्या बोलते हैं इसको, रिजर्व डाउटफुल डेट्स, RDD। देखो RDD कंफर्म नहीं होता, मुझे बस शक है। अगर मुझे शक है ना तो मैं माइनस करूंगा, मुझे शक है तो माइनस करूंगा। मैं यहां पे माइनस करूंगा 7,000। अब किससे कितना आने वाला, तो अब तुझे ये देख के क्या समझ में आ रहा है, सन्ड्री डेटर्स मेरे पास 28,000 के थे, 1,000 बैड डेट्स है जो कि बिल्कुल नहीं आने वाला, मैंने मान लिया। अब 7,000 का मुझे RDD है, रिजर्व डाउटफुल है। देख कल जाके ये पैसा आ भी सकता है,
कल जाके आ भी सकता है। तो जब आएगा उस साल के अकाउंटिंग में मैं उसको ऐड कर दूंगा, जब आएगा मैं उसको उस साल के अकाउंटिंग में ऐड कर दूंगा। लेकिन आज मुझे डाउट लग रहा है ना, तो याद रखना, जब आपको कोई किसी भी चीज का लॉस का डाउट लगे ना कि लॉस हो रहा है, मुझे डाउट है, उसको उसी साल माइनस करो, आपके प्रॉफिट में इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। ओके, डन, आ गया समझ में? कुछ भी डाउट अभी तक जो जो देखा समझ लेते हैं। सबसे पहले तो बुक कीपिंग के बारे में जाना, अकाउंटेंसी के बारे में जाना, उसमें कुछ भी डाउट है? बुक कीपिंग मतलब रिकॉर्डिंग करना, अकाउंटेंसी का मतलब होता है जो भी रिकॉर्ड किया है उसको प्रॉपर मैनर में सेटिस्फाई करना। डन, ओके। सन्ड्री क्रेडिटर समझ में आ गया, जिनको हमें पैसा देना है, बिजनेस को पैसा देना है, बिजनेस के ऊपर बर्डन है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिजनेस को पैसा आने वाला है, सन्ड्री क्रेडिटर्स बराबर, पैसा बिल्कुल नहीं आने वाला सन्ड्री क्रेडिटर्स से, बैड डेट्स, डाउट हो रहा है आरडीडी, डाउट हो रहा है आरडीडी, और क्या है ओपनिंग स्टॉक समझ में आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, फाइनेंशियल ईयर कब चालू होता है, 1 अप्रैल को, खत्म कब होता है 31 मार्च को, और क्या क्या देखा हमने, परचेज देखा, सेल्स देखा, क्रेडिट के बारे में जाना कि अगर किसी भी बिजनेस में कोई क्रेडिट होता है इसका मतलब होता है उधारी पर, हम अगर उधारी पे खरीद सकते हैं तो हम उधारी पर बेच भी सकते हैं, मैं सेल्स भी कर सकता हूं उधारी पर, राइट बराबर। हमने 3 गोल्डन रूल्स देखे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, तीनों समझ में आ गए। पर्सनल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। रियल क्या बोलता है, डेबिट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। क्या पूरा का पूरा समझ में आ गया? कुछ भी डाउट है? बेसिक जितना भी अगर तुमने पढ़ा भी होगा तो सब कुछ क्लियर हो गया अच्छी तरह से। आज के लिए अपन बस यहाँ पे इतना ही करते हैं, ठीक है। अभी मैं कुछ लिखवा वगैरह नहीं रहा हूँ, लिखवाने का काम मैं बाद में करता हूँ, एक बार सब आने थे। तो अभी तुझे समझ में आ गया? ओके, डन।